हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज जो चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है और आज चैप्टर 2 का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 चैप्टर 2 जो है वो अपने आप में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसमें पूरा मौलिक अधिकार हम लोग को पढ़ना है, तो इसको इसलिए हम लोग बांट के पढ़ रहे हैं ताकि हमको अच्छे से जो है उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर ऐसा रहता तो आपका लंबा वीडियो आ सकता था, वो 1-2 घंटे का, लेकिन छोटा छोटा वीडियो है जो कि उतने प्रश्न करके 10 प्रश्न करके जो है उसका कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि मौलिक अधिकार जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट है। चैप्टर 2 क्या है? भारतीय संविधान में अधिकार, जिसमें हम लोग 10 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 11 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। समझ में आ गया क्या कह रहा है? सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इस आधार पर कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया के बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। यह कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है आपका 1 और दोनों यानी कि सी जो है वो सत्य कथन है। दोनों कथन जो है वो सत्य कथन है। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अच्छा, आइए एक न्यू पेज लेकर के इसको हम लोग समझते हैं। तो आपका अनुच्छेद जो है 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में, है ना, कि कुछ, इसको आप लोग भी नोट करते रहिए, आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। कौन? तो अनुच्छेद 22 है ना। इसके तहत क्या होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार, किंतु निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तो आपको संरक्षण प्रदान करेगा, लेकिन निवारक निरोध विधि क्या करेगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि निवारक जो है, निवारक निरोध कानून, ये जो कानून है निवारक निरोध कानून, ये जो कानून है इसके तहत क्या होता है कि सरकार को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार सौंपता है। ठीक है, ये कानून जो है सरकार को एक हथियार सौंपता है। अगर सरकार क्या काम कर सकता है कि आशंका के आधार पर, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आशंका के आधार पे जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर उसे लगे कि ये जो है असामाजिक तत्व है, जो राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो इस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, और इस कानून व्यवस्था या शांति सुरक्षा के लिए ये खतरा बन सकता है, तो वह उसे बंदी बना सकती है। निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने, कितने महीने? अधिकतम 3 महीने तक जो है उसको बंदी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ये अनुच्छेद 12 जो है क्या कहता है? संरक्षण प्रदान करने के लिए कहता है, लेकिन ये जो है आपका इसके तहत जो है चीज़ें बदल जाती हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में यहाँ पे प्रश्न है। तो क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। सेकंड क्या कह रहा है कि कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। थर्ड क्या कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कोर्ट की सहायता से जो है आंसर देना है। तो यहाँ पे सारे आंसर जो है आपके वो सही हैं। तो अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 20 क्या कहता है। तो आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये जो है आपका ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल ये 20 में है, जिसके तहत जो है एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं मिलेगी। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कहता है कि संविधान के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी जोखिम युक्त काम में नियोजित नहीं किया जा सकता है। सेकंड क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करने व शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अर्थपूर्ण बन गया। तो सत्य कथन को पहचानिए। देखिए दोनों स्टेटमेंट को बड़ा गौर से पढ़िएगा। अब कह रहा है सत्य कथन को पहचानिए, तो सत्य कथन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल दो। तो ये केवल दो कैसे हो गया। तो इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को फिर से मैं पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जानेंगे यहाँ पे कि अनुच्छेद जो है इसको ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23-24 क्या कहता है कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये क्या है आपका, तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 में इसका उपबंध मिलता है। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद जो है 24 क्या कहता है। तो अनुच्छेद जो है 24 कहता है कि इसमें ये उपबंध है कि 14 वर्ष, कितने वर्ष, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम है ना आयु के किसी भी बालक को, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को है ना, किसी भी बच्चे को जो है वो किसी कारखाने में या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है 14 वर्ष पे। तो ये अनुच्छेद 24 कह रहा है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या कह रहा है कि 12 वर्ष से कम उम्र। तो इस वजह से ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब हम लोग आते हैं फिर से देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और एक चीज़ और हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पे कि अनुच्छेद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे है ना कि शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। तो इसको जो है अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल, तो 21 के ए जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ठीक है के तहत क्या किया गया है कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। अब ये कौन से आर्टिकल्स में है, तो 21 का ए में है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अब इसे संविधान के अनुच्छेद 21 ए में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार को और अर्थपूर्ण बना दिया है। समझ में आ गया ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये अनुच्छेद के बारे में है और 23-24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब यहाँ कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का उपबंध आता है अनुच्छेद आपका हो गया 25 से लेकर के
28 तक इसका उपबंध आता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने या किसी भी धर्म को न मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सेकेंड है धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, चुन सकता है या यह भी निर्णय ले सकता है कि वह किस धर्म को नहीं मानेगा, किस धर्म को नहीं मानेगा। ये दो स्टेटमेंट हो गया। अब इन दोनों में क्या कह रहा है कि असत्य कथन को पहचानिए। कौन से कथन को पहचानिए? तो असत्य कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे जो है कि ये दोनों कथन सही है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ये न तो एक और न ही दो, है ना, न तो एक और न ही दो। तो इसमें क्या है कि ये दोनों कथन जो है वह आपका सत्य है, यानी कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने या किसी भी धर्म को न मानने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म में जाइए, किसी धर्म को नहीं मानिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये भी जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है फर्स्ट कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, किसके आधार पे? तो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर। देखिए पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि असत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें भी क्या कह रहा है, ये भी सही है आपका और ये भी सही है, न तो एक और न ही दो। यानी कि सरकार जो है ये भी आपका ये क्या कहते हैं, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 25 से लेकर के 28 तक इसका उपबंध आता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार क्या कर सकती है, तो धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता जो है का अधिकार असीमित नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिक सीमित, यहाँ क्या कह रहा है, सीमित है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, यानी कि वो सीमित है। ठीक है, और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जैसे कि मानव बलि हो गया, है ना, जैसे मानव बलि हो गया या फिर सती प्रथा हो गया, है ना, या फिर बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुरीतियां पर, है ना, प्रहार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। और जो है सरकार द्वारा या विधि द्वारा उठाए गए इन कदमों को स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, और सत्य कथन न तो एक और न ही दो। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या कह रहा है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, बिल्कुल सही। सेकेंड क्या, राज्य द्वारा पूर्णतः सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने संबंधी कोई गतिविधि नहीं की जा सकती है, तो ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है, किसी भी सार्वजनिक पद को किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। ठीक है, सार्वजनिक पद में मान के चलिए, अच्छा, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या न्यायाधीश हो, ठीक है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इसमें जो है जैसे सार्वजनिक पद हो गया, या जैसे राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री या किसी भी सार्वजनिक पद को किसी भी धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में भारत की धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए स्पष्ट शब्दों में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है ना, पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है, यानी कि सभी जो है सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का सभी लोग सम्मान करें, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अल्पसंख्यक के पहले तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो आ जाता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत। कौन से, सांस्कृतिक और शैक्षिक
अधिकार। ये आ गया आपका आर्टिकल किसमें, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 से लेकर के 30, यानी कि 29 और 30 में उसका उपबंध मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी भी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। तो करेक्ट है, कोई भी समुदाय हो उसको सिर्फ धर्म के ही आधार पे नहीं बल्कि भाषा के आधार पे भी और उसके संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक जो है वो माना जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। तो बिल्कुल सही, यानी कि अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा या धर्म के विकास के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते। ये अनुच्छेद जो है ये आर्टिकल 30 कहता है और ये आर्टिकल जो है वो 29 कहता है कि किसी अल्पसंख्यक माना जाएगा केवल धर्म ही नहीं भाषा और संस्कृति के आधार पर भी। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आ जाता है आर्टिकल 32 में, इसको याद रखेंगे। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है कि इसको कहा है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पहले केवल उच्च न्यायालय जाने का अधिकार, उसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। यहाँ सत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या अगर प्रत्येक नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो ऐसी स्थिति में पहले केवल उच्च न्यायालय जाएगा? नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। केवल उच्च न्यायालय ही नहीं जाएगा, अगर उसके मूल अधिकार का किसी भी नागरिक का उल्लंघन होता है तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है इसमें कि नागरिक जो है जो सिर्फ जो है वो उच्च न्यायालय ही जाएगा, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है। इसलिए सत्य कथन क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करती है? न्यायालय कौन सी रीट जारी करती है? तो रीट जो है वो 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए रीट कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला रीट क्या हो जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पहला रीट हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा आपका परमादेश, ये सेकेंड हो जाएगा परमादेश। तीसरा हो जाएगा निषेध आदेश। तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तीसरा हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लेंगे, निषेध आदेश। निषेध आदेश, ठीक है। और चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौथा, अधिकार परीक्षा। ये जो है चौथा अधिकार परीक्षा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और 5वां हो जाएगा उत्प्रेषण रीट। ठीक है, ये 5 है वो मैं सीरियली नंबर से आपको सजा दी हूँ। लेकिन अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने में प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? प्रस्तुत करने हेतु, तो देखिए प्रस्तुत करने हेतु जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सा, तो ये वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। इसके तहत जो है वो आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका जो है क्या रहेगा कि गैर कानूनी अगर रहेगा, गिरफ्तारी का तरीका अगर गैर कानूनी होगा या असंतोष होगा तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का
आदेश भी दे सकता है, ठीक है, इसके द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो न्यायालय रिट जारी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के द्वारा कानूनी और संवैधानिक दायित्व, यहाँ पे और लिखा हुआ है, कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में, सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को 5 प्रकार के रीट के बारे में बताया है ना। कौन कौन सा रीट पहला हो जाएगा, तो सबसे पहला आपका कौन सा रीट होगा, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, परमादेश। सेकंड क्या हो जाएगा, परमादेश। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, निषेध आदेश। क्या हो जाएगा, निषेध आदेश। चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा आपका अधिकार परीक्षा। और लास्ट में 5वां क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण रीट। इसको याद कर लेंगे। 5 प्रकार का रीट जो है न्यायालय के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि सार्वजनिक पदाधिकारी के द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का न पालन करने की स्थिति में न्यायालय जो है वो कौन सा रीट जारी करेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परमादेश। न्यायालय क्या करेगी, परमादेश जारी करेगी। जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जो है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इसमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, इससे किसी व्यक्ति का क्या प्रभावित हो रहा है, तो मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इस परिस्थिति में जो है न्यायालय ये परमादेश जारी करता है। चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते हैं समझ आधारित, ताकि जो है क्वेश्चन भी करे और हम लोग का जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसलिए आपको जो है चैप्टर 2 वाला वीडियो 3 पार्ट में आएगा, ये पार्ट 2 है आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अतिक्रमण, है ना। अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाएगी। न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा निषेध आदेश। निषेध आदेश, है ना। निषेध आदेश ये तीसरा था, मैं आपको बताई थी। पहला क्या था आपका, फर्स्ट आपका था यहाँ पे क्या दिया गया था फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में था बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। सेकंड था परमादेश, तीसरा था निषेध आदेश, चौथा था अधिकार परीक्षा, 5वां था ये उत्प्रेषण रीट। लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा निषेध। तो किसी निचली अदालत द्वारा जो है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपरी अदालत क्या काम करती है, अदालतें जैसे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वह इस तरह का आदेश, निषेध आदेश जारी करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो एक वीडियो और एक पार्ट पे और आएगा जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग चैप्टर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।